कुछ नहीं दिख रहा। One step, two steps, still moving. इस पूरी जर्नी में सिर्फ एक चीज गलत हुई थी। Count the road, count the turns, count the silence. Breathe in, breathe out, keep moving. बस एक छोटी सी बात जो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। Miles passed, time passed, still moving. Don't stop, don't look, keep moving. और ये सब एक ऐसे पॉइंट पर शुरू हुआ जहां किसी को प्रॉब्लम लग ही नहीं रही थी। Count the lights, count the gaps, count the dark. Breathe in, breathe out, still moving. इस मोमेंट पर हम एक चीज क्लियरली समझ चुके थे, जो गलती हो चुकी थी वो अब करेक्ट नहीं होने वाली थी। Something small, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां छोटी गलतियां छोटी नहीं रहती, वो धीरे धीरे बिल्ड होती हैं। Count the steps. Count the time. Breathe. Breathe. No signal. No sound. Breathe. Something wrong. Too late. Breathe. Move. Still moving. थोड़ा रिवाइंड करते हैं ताकि समझ आ सके कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज के टाइम में ट्रैवल करना काफी सेफ लगता है। गाड़ियां रिलायबल होती हैं, रूट फोन पर सेव्ड होता है और दिमाग में एक असम्पशन हमेशा रहता है कि वर्स्ट केस में भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और सिस्टम हमेशा काम करेगा। लेकिन इंडिया की कुछ जगह आज भी ऐसी हैं जहां सिस्टम नहीं सिर्फ सिचुएशन होती है, और धोलावीरा उन्हीं जगहों में से एक है। और जब तक आपको यह बात रियलाइज होती है तब तक आप ऑलरेडी उस जगह पर होते हो जहां से निकलना इजी नहीं होता। इस जर्नी में भी एग्जैक्टली यही हुआ, और जो चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी वो ये नहीं थी कि हम फंस गए थे, बल्कि ये थी कि हमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम धोलावीरा रात के टाइम पहुंचे। रोड खाली हो चुकी थी और सराउंडिंग्स टोटल अनफेमिलियर लग रही थी। होम स्टे पहुंचकर एक चीज क्लियर हो गई कि सब लोग सो चुके थे और किचन भी बंद थी। इसलिए पहला डिसीजन तो यही लेना पड़ गया और हमने खुद अपना खाना प्रिपेयर किया। जिस समय हम यहाँ पहुँचे खाना फिनिश हो चुका था। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अपना खाना खुद बनाएं। तो डिप्स अनियन टमाटो फ्राई कर रही है, उसके बाद वो देखें क्या बनाएगी। शायद पास्ता बनाने वाली है आज। मैगी। मैगी, चलो ठीक है। कल सुबह जल्दी उठना है ना। जो खिला दे दीपा।
यह कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, पर यहीं से जर्नी का असली टोन सेट हो गया कि चीजें यहां पर प्लान के हिसाब से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से चलती हैं। सुबह सुबह मुंह अंधेरे हम लोग रोड टू हेवन के लिए निकल पड़े। नाम आपको थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा होगा, पर रोड बिल्कुल प्रैक्टिकल है और अपने नाम को 100% जस्टिफाई करती है। हमारा प्लान एकदम सिंपल था। रोड टू हेवन पे सुबह सुबह राइजिंग सन को थी। दोनों साइड पानी है, एकदम सीधी रोड है और जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है पूरा लैंडस्केप एकदम ओपन होने लगता है। ड्रोन के थ्रू जब ये रोड दिखती है तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि ये जगह सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है। हम इस समय खड़े हैं रोड टू हेवन पे। आप मेरे पीछे जो ये दूर दूर तक पानी देख रहे हो, ये पानी आपको क्या लग रहा है? समुद्र है। देखने में शायद समुद्र जैसा ही दिख रहा होगा। मेरे दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और बीच में ये रोड जा रही है, लेकिन ये पानी समुद्र नहीं है, ये पानी बारिश का पानी है। बारिशों में जब यहाँ पर पानी बरसता है तो वो पानी सारा का सारा इस पूरी एरिया में कलेक्ट हो जाता है। लगभग 1865 के आसपास एक बहुत तेज भूकंप आया था इस एरिया में और एक काफ़ी बड़ा कच्छ का एरिया ऐसा है जो कटोरी नुमा शेप का हो गया। यहाँ हल्का सा गड्ढा बन गया, जिस वजह से क्या होता है, जब भी बारिश होती है बारिशों में तो वो पानी यहाँ भर जाता है और उस पानी को निकलने का कोई और जगह नहीं है। जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो नीचे अपने नमक छोड़ जाता है। रन ऑफ कच्छ के अंदर रोड टू हेवन सिर्फ टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि ये दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करता है। ऐसा ही एक माइग्रेटरी बर्ड है फ्लेमिंगो, जो साउथ एशिया और अफ्रीका के दूर दराज देशों से उड़ के हर साल यहाँ पर आते हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इनकी एवरेज लाइफ 30 से 40 साल है। जू में रहने वाले फ्लेमिंगो की उम्र तो 80 ईयर्स तक जा सकती है। माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे फ्लेमिंगोज और पेलिकन्स यहां इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है और ये पूरी तरह काम करता है। ये सीजनल नहीं है बल्कि प्रेडिक्टेबल है और जो चीज प्रेडिक्टेबल होती है वही सस्टेनेबल होती है। हम पानी के पास गए, स्टोन्स उठाए, थोड़ा मस्ती करी और रोड पर भागे। इस मोमेंट का कोई मैसेज नहीं था, यह बस एक रीसेट था, क्योंकि आगे जो देखने वाले थे उसके लिए दिमाग फ्रेश होना बहुत जरूरी था।
हम वापस होम स्टे पर आए और ब्रेकफास्ट किया। ओनर ने हमें अपनी पूरी फार्मिंग दिखाई जो यहीं होम स्टे के पीछे हो रही थी। अभी तो मैं खेती बाड़ी करूँगी थोड़ी सी स्टाइल में, लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे फार्मर की ऐसे करना चाहिए। बट इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। भिंडी है, भिंडी देखो कितना मोटा भिंडा हो गई है। भिंडी का साइज होगा 1 हाथ, मतलब 8 इंच। ऑर्गेनिक यहीं से तोड़ो, यहीं तक खाओ। यहाँ फार्मिंग एस्थेटिक के लिए नहीं होती, ये एक नेसेसिटी है। और ये बात बाद में हमें हरप्पन साइट पर और क्लियर होने वाली थी। होमस्टे के अंदर उनका एक प्राइवेट आर्टिफैक्ट कलेक्शन था। कोई म्यूजियम लाइटिंग नहीं, कोई ग्लास केस ड्रामा नहीं, बस सिंपल डिस्प्ले। चीजें बहुत ही संभाल के रखी गई है। ये मोमेंट क्वाइटली एक ब्रिज बनाता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच। बाय बाय। इसको कहते हैं चाइल्ड लेबर और ये इलीगल है। One step. 2 steps. Still moving. Breathe in. Breathe out. Keep moving. धोलावीरा के हरप्पन साइट पर खड़े थे। ये सिर्फ रूइंस नहीं है, ये एक फुल्ली प्लान्ड सिटी का स्केलेटन है। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे एडवांस अर्बन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। यहां सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है यहां की वाटर मैनेजमेंट। इस जगह पर रिवर्स परमानेंट नहीं थी, रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल था। फिर भी हरप्पन्स ने रिजर्वॉयर्स बनाए, चैनल्स डिजाइन किए और हर एक ड्रॉप को स्टोर करना सीखा। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरप्पन सिविलाइजेशन का ईस्ट साइड का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है और इससे बड़ा रिजर्वॉयर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मेरे पीछे जो आप ये रूइंस देख रहे हैं, ये साउथ रिजर्वॉयर के हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की हाईलाइट ही इनका एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर इस तरह के इन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े जायंट रिजर्वॉयर बना रखे हैं, जिनके अंदर ये लोग पानी को कलेक्ट किया करते थे। वो सामने आप देखिए, वो होल दिख रहे हैं ना, उन होल में से पानी आया करता था और सारे पानी को इस जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता था। सिटी को जोन्स में डिवाइड किया गया था, सिटेडल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। हर जोन का अपना एक पूरा पर्पस था जो पूरी तरह से डिफाइंड था। प्लानिंग सिर्फ आर्किटेक्चर तक लिमिटेड नहीं थी, ये गवर्नेंस का एकदम जबरदस्त मॉडल था। इस वक्त हम खड़े हैं एक ग्रेनरी के बाहर जो 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इन चारों का इस्तेमाल स्टोरेज हाउस की तरह यूज किया जाता था, अनाज को स्टोर करने के लिए। यहाँ का साइन बोर्ड सिस्टम भी एकदम यूनिक था। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट नोन साइन बोर्ड में से एक यही मिला है। इसका मतलब ये लोग सिर्फ यहाँ रह नहीं रहे थे, ये लोग कम्युनिकेट भी कर रहे थे। और जब आप यहां पर खड़े होते हो तो इस जगह का असली स्केल समझ में आता है। ये सिविलाइजेशन प्रिमिटिव बिल्कुल नहीं थी, ये कंट्रोल्ड, प्लान्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब एक ऐसी जगह पर हुआ जहां आज भी सर्वाइवल इजी नहीं है। जिस जगह हम खड़े हैं उसे सिटेडल कहते हैं और इस पूरी साइट का सबसे ऊंचे वाला पार्ट है।
सिटाडेल में सारे ट्रेडर्स और वो लोग रहते थे जो बहुत एमिनेंटली पावरफुल थे और उनकी से थी इस कम्युनिटी के अंदर। हड़प्पन साइट से निकलते वक्त एक थॉट बहुत ही नेचुरली आता है कि अगर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन यहां पर सरवाइव कर सकती है तो इस लैंड का पास्ट और कितना डीप होगा। यही क्यूरियोसिटी हमें फॉसिल पार्क की तरफ ले गई। यहां से लगभग 20 किलोमीटर की ड्राइव थी। One step. 2 steps. Still moving. Breathe in. Breath out. Keep moving. और जैसे जैसे हम आगे बढ़े नेटवर्क धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगा। फॉसिल पार्क पहुंचकर स्केल कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। यहां बात अब 4-5 हजार साल की नहीं रहती, यहां बात 180 मिलियन साल की है। यह जगह तब की है जब डायनासोर इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। यहां जो फॉसिल्स मिलते हैं वो सिर्फ स्टोन्स नहीं है, ये एंशिएंट ट्रीज के रिमेन्स हैं जो जियोलॉजिकल प्रेशर के थ्रू स्टोन बन चुकी है। इसका मतलब ये जगह कभी डेंस फॉरेस्ट थी, क्लाइमेट बिल्कुल अलग था, और आज वही जगह डेजर्ट के बीच है। ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए बहुत पावरफुल है। यहीं पर हमें एक लोकल बुजुर्ग भी मिले, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। रणपार काला डूंगर कैसे नाम पड़ा है, जो पाकिस्तान से ऐसे देखा था तो काला काला देखा था। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से देखे तो काला दिखता है। काला देखते हैं तो उन लोग को नाम दिया है जो ओ काला डूंगर। अरे ये है ना जो ये किनारा अपना और रण का, ये दरिया का जो किनारा, जो बोलो रण बोलो दरिया बोलो समुद्र, तो वो किनारा है वो पाकिस्तान वाले। अच्छा, ये किनारा हमारा, हाँ, और इसके दरिया के किनारे दूसरी तरफ पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान। ऐसे है, बहुत पुराना है, तब तो कोई पब्लिक नहीं होगी यहाँ। तो जानवर कोई ऐसे होते हैं तो वो लोगों को खा जाते थे। चलो जी, ये था वुड फॉसिल पार्क धोलावीरा। यहाँ पर अभी आपने देखे कि देखो किस तरह से ना पेड़ लकड़ी से पत्थर में कन्वर्ट हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये कोई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई 100-200 हज़ार साल का नहीं है, लाखों करोड़ों साल का है। मतलब ये जो वुडन फॉसिल हैं, ये कहते हैं कि ये प्री जुरासिक पीरियड के हैं, जुरासिक टाइम से भी पहले के। बहुत ही अमेजिंग है, और ये किनारा भी बहुत ही खूबसूरत है। और जो आप पीछे दरिया देख रहे हो, ये सब बरसात का पानी है जो इसके अंदर कलेक्ट हो चुका है। और ये बरसात का पानी के पार पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान यानी इंडिया। और फिर यहीं पर एक गुजराती यंग कपल भी मिला जिनसे हमें दाबेली के ओरिजिन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। व्हाट्स योर नेम? मयूर ठक्कर। मयूर ठक्कर। एंड व्हाट्स योर नेम?
रूपाली ठक्कर। रूपाली ठक्कर, ओके। तो भाई मांडवी में ये क्या कहते हैं दाबेली ओरिजिनेट हुई है। लोकल Okay. मांडवी का ही कोई हाँ। पर्सन था, उन्होंने पारसी से जो सारी दाबेली वो पाव लेके आए थे और उसने आलू का मसाला इन्वेंट किया और बीच में मतलब जैसे सिंगदाने खाने जो का बोलते टाइम हैं। भी नहीं रहता था या कुछ ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे ना, तो पाव के बीच में मसाला डाल के जैसे वड़ा पाव कैसे रहता है हाँ हाँ, वैसे दाबेली इन्वेंट किया और वो Okay. इतना चला कि अब तो वर्ल्ड फेमस है दाबेली। लोकल फूड, लोकल हिस्ट्री सब एकदम नॉर्मल चल रहा था और इसी नॉर्मलसी के बीच एक छोटी सी गलती हो गई। अब तो बहुत बड़ा कांड हो गया। हमारी गाड़ी का इग्निशन गलती से ऑन रह गया और बैटरी पूरी तरह से ड्रेन। बैटरी डाउन हो गई। अब कार स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही और यहीं से जर्नी का टोन चेंज हो गया। हमारी गाड़ी की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी और इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अब या तो जंप स्टार्टर चाहिए था या एक जंप स्टार्टर केबल, ताकि हम किसी दूसरे की बैटरी से उसको कनेक्ट करके अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकें। जंप स्टार्टर तो हम अपने साथ ले आए थे लेकिन उसकी केबल लाना भूल गए, यानी कि हम बुरी तरह से फंस चुके थे। धक्का लगाया ना गाड़ी का? धक्का लगाया पर गियर में तो जाती नहीं ना। हम खड़े ना तो बच गए। एक दो तार भी कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान भी नहीं है, कोई हेवल्स की तार ले हम 10 एमएम की खरीद के। मिलेगी वो भी 60 किलोमीटर पे मिलेगा। 60 किलोमीटर खावड़ा जाना पड़ेगा, यहाँ तो बालासर गाँव है वहाँ पे। हाँ तो प्रिंस फंस गए आज तो बुरे। ये तो भारी कांड हो गया। प्रिंस जा रहे हैं। ना फोन में नेटवर्क था और ना ही कोई इंटरनेट और ना ही कोई मदद। हमने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी पर किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। फाइनली मैंने डिप्स को गाड़ी के पास ही छोड़ा और खुद लिफ्ट लेकर एंट्री गेट तक गया जो यहां से करीबन 10 किलोमीटर दूर था। दिन के बज गए हैं 16 बज के 20 मिनट मीन्स 4 बज के 20 मिनट्स। देखते हैं प्रिंस कब तक आते हैं। ये आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे होंगे, ये लोग भी आए। मैंने इनसे सेम सवाल पूछा कि भैया तार है, बैटरी है, पाना है, लेकिन इनके पास भी कुछ नहीं है। कुछ टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर मिले पर उनके पास भी कोई केबल नहीं थी और गांव यहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर था और मैकेनिक वो तो 100 किलोमीटर दूर। सूरज भी धीरे धीरे छिपता जा रहा था और रोशनी कम हो रही थी और जल्दी ही पूरी तरह से अंधेरा छाने वाला था। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमने अपनी गाड़ी का रूफटॉप टेंट खोल लिया और रात इसी जंगल में बिताने का प्लान बनाया। आप देख सकते हो सन भी डूब रहा है और वो एक मात्र गाड़ी है जो जाने वाली है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना टेंट, रात को बिताएंगे यहाँ एनिमल्स के बीच डर के और सुबह देखते हैं क्या करेंगे। जंगली जानवरों के बीच और नो नेटवर्क जोन में। ये कोई एडवेंचर चेकलिस्ट का पार्ट नहीं था, बाहर ये नेसेसिटी। दिलीप परमार और उनके फ्रेंड्स अपनी बोलेरो टैक्सी चलाते हैं जिससे वो ऑफ रोडिंग करवा के यहाँ पर टूरिस्ट को लेके आते हैं और उन्होंने ही हमारी मदद करी। वही अपनी गाड़ी लेके आए, अपने घर से तार लेके आए, दीपा को होम स्टे तक पहुँचवाया और अपने घर से तार लाके अब गाड़ी में जोड़ के उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करवा दी फाइनली। उस मोमेंट पे मेरे दिल में इतना रिलीफ था कि मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता नहीं सकता। पर डिप्स मेरे साथ नहीं थी इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। डिप्स अपसेट थी, नेटवर्क नहीं था, कांटेक्ट पॉसिबल नहीं हो रहा था। हम दोनों मेंटली और फिजिकली बुरी तरह से ड्रेन हो चुके थे। और फाइनली मतलब करीबन 6 घंटे बाद हम 2 बजे के आसपास आए थे और 7:35 पे हमारी गाड़ी वापस स्टार्ट हुई है आफ्टर सो मच स्ट्रगल। अब डिप्स को एक होम स्टे में ड्रॉप करके आया था मैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस जंगल में तो उसको अपने साथ रख नहीं सकता था। और फिर मैं वापस आ गया था इन भाइयों के साथ जिन्होंने बहुत बहुत मदद करी, आउट ऑफ द वे जाके हमारी मदद करी। फाइनली चल दिए हम अपने
धोलावीरा के होम स्टे की तरफ जहां डिप्स को छोड़ा है, एंड फ्रॉम द मिडल ऑफ नोवेयर, इतने भयंकर जंगल में से। कैसा जंगल है बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे। सुबह उठे तो इस होमस्टे के अंदर ही मौजूद एक ओल्ड बूंगा हट को हमने एक्सप्लोर किया। ये फैमिली जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल थी। ये जर्नी सिर्फ धोलावीरा के लिए नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि जब सिस्टम फेल होता है तो कोई प्लानिंग काम नहीं आती। उस समय सिर्फ पेशेंस और लोकल लोग ही काम आते हैं। रोड अभी भी बाकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलो बाय बाय करो, बाय। One step, 2 steps, still moving. Breathe in, breathe out. Keep moving.